भारतीय इतिहास को हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ये स्पेक्ट्रम की जो काफी फेमस बुक है, आधुनिक भारतीय इतिहास की, राजीव अहीर द्वारा लिखित। इसकी समरी हम लोगों को करनी है। तो आज हम लोग पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं। तो इस पार्ट फर्स्ट में हम लोग जो इनिशियल 2 चैप्टर हैं, जो प्रारंभिक शुरुआत के 2 चैप्टर हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो देखिए, जो पूरी बुक है वो यूनिट्स में डिवाइड है। जो पहली यूनिट है उसमें 2 चैप्टर्स हैं। पहली यूनिट का नाम है सोर्सेज एंड अप्रोचेस। तो इसका चैप्टर जो फर्स्ट है उसका नाम है सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसके स्रोत कहां से मिलते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो कंस्ट्रक्शन हुआ है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, उसके स्रोत कहां से हमको मिलते हैं, कैसे हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट की है, और इसके बारे में हम लोग सब पढ़ेंगे। जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसमें हमें अलग अलग अप्रोचेस को पढ़ना है। अभी देखिए, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री है जो पास्ट में इवेंट्स हुए हैं, जो भूतकाल में घटनाएं हुई हैं, वो हिस्ट्री है, उसका कंपाइलेशन हिस्ट्री। अभी उसको अलग अलग तरह से अलग अलग ऑथर्स ने रिप्रेजेंट किया है अपने अपने व्यूज में। तो उन व्यूज को अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। अपने अपने दृष्टिकोण में अलग अलग लोगों ने उसको जो है रिप्रेजेंट किया है और अपना व्यू उसमें बताया है, ठीक। जैसे ऑथर ए है, ऑथर ए ने बोला है कि जो ब्रिटिश हैं वो सुपीरियर थे, ठीक है, और उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, और जो इंडियंस थे उसको क्रिटिसाइज किया है। एक ऑथर बी है, उसने ब्रिटिश को क्रिटिसाइज किया है और इंडियंस को बताया है कि बहुत ज्यादा इनका जो है शोषण हुआ, और बहुत ज्यादा ब्रिटिश जो थे पैसा लूट के ले गए, ये सब चीजें, मतलब ब्रिटिश को क्रिटिसाइज किया है। तो इन दोनों के अलग अलग व्यूज हैं। ए का व्यू अलग है और बी का व्यू अलग है। तो जो ए वाला है उसको हम बोलेंगे कॉलोनियल अप्रोच, इसको आगे हम देखेंगे, ठीक है। औपनिवेशिक उपागम, ठीक। और जो आपका ऑथर बी है, ऑथर बी ने क्या बोला है? ऑथर बी ने बोला है कि इंडियंस जो थे सुपीरियर थे, अच्छे थे, और ब्रिटिश को क्रिटिसाइज किया है। तो इसको बोलेंगे नेशनलिस्ट अप्रोच। आगे हम तरह तरह के अलग अलग अप्रोचेस देखेंगे जो होते हैं, मतलब व्यूज क्या है, कैसे रिप्रेजेंट किया गया है हिस्ट्री को, वो होता है अप्रोच अलग अलग ऑथर्स। हम अपने पहले चैप्टर पे आते हैं। पहले चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हमें सोर्सेस डिस्कस करने हैं, ठीक। जो भी सोर्सेस जो हैं हिस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं, मतलब कहने का ये है कि हिस्ट्री का कंस्ट्रक्शन में मददगार जो चीजें होती हैं वो सोर्सेस वही होते हैं, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो उनको हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, सबसे पहला है आर्काइव्स, जो पुरालेख होते हैं, जो सबसे एक रेलेवेंट और रिलिएबल विश्वसनीय स्रोत हैं, वो पुरालेख हैं। अब जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो भी एक्ट आ रहे थे तमाम, पिट्स इंडिया एक्ट आ गया, रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, चार्टर एक्ट आ गया, ठीक है, और ये तमाम जो एक्ट आ रहे थे, तो उनको उनके संबंधित दस्तावेज भी मौजूद थे, जिनके बारे में हमें आज पढ़ने को मिलता है, और हम हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी, और तमाम ऐसी चीजें हो रही थी। तो वही होते हैं पुरालेख। तो देखिए, पुरालेख की डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज डॉक्यूमेंट दैट हैव बीन क्रिएटेड एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ सम एक्टिविटी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव और कोई लीगल और सोशल कोई एक्टिविटी होती है, तो उसमें उस एक्टिविटी जो गतिविधियां होती हैं, प्रशासनिक, कानूनी, सामाजिक, वाणिज्यिक, जो भी गतिविधियां होती हैं, उनमें कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट होते हैं, डॉक्यूमेंट बनते हैं। अभी वो डॉक्यूमेंट जब बहुत साल बाद उनका अध्ययन होता है, 100-150 साल बाद, तो वो पुरालेख बन जाते हैं, मतलब हिस्ट्री में मददगार होते हैं हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में। उस टाइम भी ऐसा हुआ होगा जिस टाइम ब्रिटिशर्स थे इंडिया में। तो उस टाइम प्रशासनिक और कानूनी और जो सामाजिक एक्टिविटी गतिविधियां होती हैं, उनमें सब में जो थे डॉक्यूमेंट्स बन रहे थे, दस्तावेज बन रहे थे। और दस्तावेज जब बनते थे तो उनको संचित किया जाता था, और वही संचित दस्तावेज आज हमें मदद करते हैं हमारी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये बताने में कि उस समय क्या हुआ होगा। अब देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिकॉर्ड हैं, जो अभिलेख हैं, वो हमें जानने में मदद करते हैं कि जो 1600 से 1857 की अवधि के दौरान जो व्यापारिक जो परिस्थितियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी और जो इंडिया में वो कैसी थी, उसके बारे में हमें वहां से जानकारी मिलती है। तो ये पुरालेख जो हैं काफी मदद करते हैं और काफी रिलिएबल और ऑथेंटिक सोर्स हैं हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में, हिस्ट्री को बताने में। अब अलग अलग जो पुरा लेखी मटेरियल हैं, आर्कीवल मटेरियल्स हैं, उनको देख लेते हैं।
तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स हो गए, जो केंद्र सरकार के पुरालेख हैं। तो देखिए एक दिल्ली में म्यूजियम है, न्यू दिल्ली में एक म्यूजियम है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ठीक, राष्ट्रीय अभिलेखागार। तो वहां पे जो है अधिकतर पुरालेख मौजूद हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं। जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी दस्तावेज हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है, और बहुत ऑथेंटिक और रिलेवेबल सोर्स हैं। वो काफी मदद करते हैं हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में। फिर आता है स्टेट आर्काइव्स। तो इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट के जो पुरालेख हैं उसमें कौन कौन आते हैं। तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट, वो उस टाइम जो ब्रिटिश प्रोविंस आते थे, मतलब जो ब्रिटिश जो प्रोविंसेस ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा थे, ठीक है। उसके अलावा जो उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, देसी रियासतें हुआ करती थी, उनसे संबंधित जो पुरालेख हैं। साथ ही साथ जो फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन थे अंग्रेजों से हटके, मतलब अंग्रेजों के अलावा भी जो अन्य यूरोपियन आए थे उन तो उनसे संबंधित जो उनके कब्जे में भारत का भाग था, तो वहां के पुरालेख भी मदद करते हैं हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में। तो ये 3 भाग हैं इसके, जो स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो 3 मुख्य ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी उस टाइम पे, वहां से के जो पुरालेख हमें मिलते हैं। तो देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी या कलकत्ता प्रेसिडेंसी उसको बोलते थे। तो वहां पे जो प्लासी का बैटल हुआ था उसके बाद के सारे पुरालेख मिलते हैं, और वो हमें काफी मदद करते हैं हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने में। और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसमें 1670 के बाद के पुरालेख हमें मिलते हैं। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, उसके जो पुरालेख हैं वो एक ऑफिस है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सेक्रेटरिएट रिकॉर्ड ऑफिस, ठीक है, वहां पे जो है ये संचित रखे गए हैं। और ये काफी मदद करते हैं जो वेस्टर्न इंडियन हिस्ट्री थी उसको कंस्ट्रक्ट करने में, जो वेस्टर्न मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री थी उसको कंस्ट्रक्ट करने में। और जो अंग्रेजों के संग संग अन्य यूरोपियन पावर भी आई थी। कौन कौन आई थी? पुर्तगाली आए थे, डच आए थे। तो देखिए जो पुर्तगाली थे वो उनका जो मेन सेंटर था गोवा हुआ करता था, तो गोवा में उनके पुरालेख मिलते हैं। साथ ही साथ जो डच आए थे, डचों के पुरालेख हम लोगों को मद्रास अभिलेख कार्यालय में मिलते हैं। तो ये भी काफी मदद करते हैं उस टाइम की परिस्थितियां बताने में और हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में। अब जुडिशियल रिकॉर्ड भी सेम मदद करते हैं। जो न्यायिक अभिलेख हैं उसमें देखिए जो फोर्ट विलियम का जो मेयर का कोर्ट है वहां के अभिलेख, जो बंगाल सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख, साथ ही साथ जो बॉम्बे मेयर कोर्ट है वहां के अभिलेख। तो जितने भी दस्तावेज हैं जो ऑफिशियल उस टाइम पे आधिकारिक दस्तावेज हुआ करते थे वो काफी मदद करते हैं उस टाइम की परिस्थितियां बताने में कि कैसा वहां उस टाइम का प्रशासन होता था, कैसे सब चीजें होती थी। तो वहीं से हम लोगों ने जो है हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट की है, और ये काफी रेलेवेंट और रिलेवेबल सोर्सेज हैं जो ये पुरालेख हैं, ऑफिशियल जो दस्तावेजों के पुरालेख हैं। अब वो प्रकाशित अभिलेख देख लेते हैं, पब्लिश्ड आर्काइव्स। इसमें पार्लियामेंट्री पेपर्स आते हैं, जो उस टाइम पे पार्लियामेंट्री पेपर पब्लिश होते थे, और जो संसदीय समिति की रिपोर्ट हुआ करती थी, ठीक है, उनसे संबंधित जो दस्तावेज होते थे वो भी काफी मदद करते हैं। और देखिए उस टाइम पे जो हम लोग अभी पढ़ते हैं उस टाइम की एजुकेशनल स्थिति क्या होती थी, ठीक है, और तमाम जो अकाल आए थे उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि ये 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में ये हुआ था, तो ये अकाल आए थे। तो वो हम लोगों को कहाँ से मिलती हैं? तो देखिए उस टाइम पे क्या होता था, जब ये एजुकेशनल रिफॉर्म करने होते थे या भी कुछ करना होता था तो कमीशन कंस्टिट्यूट करे जाते थे। कमीशन अपनी जो थी रिपोर्ट देता था, तो उन रिपोर्ट जो हम पढ़ते हैं अभी, तो उस टाइम की स्थिति जानने में मदद मिलती है। अब जब कोई फेमाइन आता था तो फेमाइन से निपटने के लिए कमीशन बैठा जाता था, तो कमीशन अपनी रिपोर्ट देता था, तो हमें पता लग जाता था वो फेमाइन आया था उस टाइम पे वो अकाल आया था, तो उस अकाल में इतने इतने लोगों की मृत्यु हुई, इतना इतना नुकसान हुआ। क्योंकि उस रिपोर्ट वो हमें देखने को मिल जाती है, तो वहीं से हम लोग जो है उसको निकाल लेते हैं जो भी डाटा थे, और उसको अपनी जो है नोट कर लेते हैं हिस्ट्री में। तो उस टाइम जो कमीशन और एजुकेशनल स्थिति उस टाइम की क्या हुआ करती थी, तो ये तमाम कमीशन जो बैठे थे उस टाइम पे, आपने पढ़े होंगे एजुकेशनल कमीशन अलग अलग।
तो वो जो है काफी मदद करते हैं उस टाइम के जो शिक्षा की स्थिति बताने में कि कैसी शिक्षा हुआ करती थी, कौन कौन से रिफॉर्म आ रहे थे। अब प्राइवेट आर्काइव्स की बात कर लेते हैं, निजी पुरालेख। तो देखिए, व्यक्ति और परिवार के कागजात और दस्तावेज जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इनका ये कोई ऑफिशियल चीज नहीं है, गवर्नमेंट से संबंधित नहीं थे, लेकिन इन्होंने नेशनल मूवमेंट में काफी भाग लिया है। जो ये गवर्नमेंट से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वो जो थे, जो आधुनिक भारत का विकास हुआ, जो आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी, तो उसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उनसे संबंधित जो पत्रक थे, जो कागज थे, वो हमें काफी जानकारी देते हैं। उनकी जो बायोग्राफीज उन्होंने लिखी, किताबें लिखी, उनसे काफी मदद मिलती है। साथ ही साथ जो बैंक, व्यापारिक घराने और वाणिज्यिक मंडलों के जो अभिलेखागार हैं, जो अभिलेख हैं, जो पुरालेख हैं, वहां से भी हमको हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने में मदद मिलती है। और फॉरेन जो विदेशी संग्रहालय हैं, वहां भी जो है पुरालेख हमें मिलते हैं। जैसे ब्रिटिश म्यूजियम में जो तमाम वाइसराय जो इंडिया में रहे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे और जो उच्च पदों पे जो व्यक्ति रहे, उनसे संबंधित जो पत्र हैं वो मिलते हैं और मदद करते हैं हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने में। कोई भी जो ओल्ड डॉक्यूमेंट होगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा, तो वो कहीं ना कहीं से मदद करता ही है हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने में। कोई ना कोई जानकारी वहां से मिल ही जाती है। और इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड इन लंदन, जो लंदन में भारतीय अभिलेख कार्यालय है, और साथ ही साथ पाकिस्तान में जो है कुछ पुरालेख प्रिजर्व करके रखे गए हैं। अभी उस टाइम तो पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, अभी खैर अलग है, तो तभी हम इसको फॉरेन रिपोजिटरी में डाल रहे हैं, ठीक है, विदेशी संग्रहालयों में डाल रहे हैं। आत्मकथाएं और संस्मरण, ये भी उस टाइम की कंडीशन को बयां करने में काफी मदद करते हैं और हम लोग को बताते हैं कि उस टाइम क्या क्या होता था, क्या क्या जो थे उस टाइम की परिस्थितियां थी। तब जो तमाम ट्रेवलर, ट्रेडर और जो मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरीज थी, वो आती थी इंडिया में, और सिविल सर्वेंट जो थे तमाम आते थे, और जो अपनी जो है बायोग्राफीज लिखते थे, यात्रा वृत्तांत लिखते थे, जो भी जर्नी होती थी उनके बारे में लिखते थे, ठीक है, एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते थे। तो वो हमें आज मिलते हैं, तो वो मदद करते हैं हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने में, और जो भी इतिहासकार हैं उनको हिस्ट्री लिखने में। अभी न्यूज़पेपर और जर्नल उस टाइम के, तो देखिए सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? सबसे पहला न्यूज़पेपर था अगस्तस हिके नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये पब्लिश किया था। इसका नाम था दी बंगाल गजट, ठीक है, दी बंगाल, या उसका एक और नाम था कैलकट्टा जर्नल एडवर्टाइजर, ठीक है, कैलकट्टा जर्नल एडवर्टाइजर। तो दो नाम थे इसके, लेकिन जो फेमस नाम है वो था बंगाल गैजेट। हालांकि फिर उनको सेंसर कर दिया गया था इनकी प्रेस को, क्योंकि ये जो था ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो अंग्रेज ऑफिसर्स थे उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये जो न्यूज़पेपर था बंगाल गैजेट, फिर इसको जो था बंद कर दिया गया था, सेंसर कर दिया गया था। अभी देखिए, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कंस्टिट्यूट हुई थी, तो उसके संस्थापक सदस्य जो थे उसमें एक तिहाई पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे। तो वो काफी जो थे अपने अपने न्यूज़पेपर संपादित करते थे, देश में भी विदेश में भी, और उस टाइम की परिस्थितियां बयां करते थे और नेशनलिज्म को बढ़ावा देते थे लोगों के बीच अपने देश प्रेम और जो राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने में मदद करते थे, जो उस टाइम के न्यूज़पेपर थे। अब देखिए, द हिंदू जो न्यूज़पेपर है और स्वदेश मित्रम है, वो उस टाइम पे किसके संपादन में था? वो था जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, वो उसके जो थे उनका न्यूज़पेपर था वो, द हिंदू और स्वदेश मित्रम। केसरी और महारथ बाल गंगाधर तिलक का। बंगाली किसका था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन सोशलिस्ट, ये देखिए ये विदेश में हुए थे, कुछ जो लास्ट के चार हैं ये विदेश में हुए थे। इंडियन सोशलिस्ट हुआ था लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। वंदे मातरम हुआ था पेरिस में मैडम कामा द्वारा। तलवार हुआ था बर्लिन जर्मनी में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय द्वारा। गदर सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल, ठीक, तो इनको याद कर लीजिए। ये कुछ बहुत सारे लिखे थे, कुछ जो सिलेक्टेड हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। और भी कई न्यूज़पेपर हैं, वो आपको याद होने चाहिए, गांधी जी के, नेहरू के, वो लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग उस चैप्टर पे आएंगे।
अब देखिए, ये तमाम जो पुरालेखों के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, तमाम अलग अलग तरीके के, साथ ही साथ कुछ अन्य चीजें भी हैं। आप ओरल ट्रेडिशन, जो गढ़ी हुई कहानियां कह लें या उसको कुछ भी कह लें, देखिए इनका कोई ऑथेंटिसिटी के बारे में नहीं बोल सकते हैं। जो ओरल, जो मौखिक परंपरा है, जो मौखिक कहानियां हैं, इनकी जो कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। अब मान लीजिए कोई घटना हुई, वो लोगों के बीच प्रचलित हो गई वो कहानी, अब वो कहानी आगे चलती जा रही है, चलती जा रही है, सालों सालों, 100 साल, 150 साल तक। अब इसकी कोई सत्यता की गारंटी नहीं है कि वो कितनी सच है। हर बार जो थी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ मिक्स हो रहा है या कुछ ना कुछ डिलीट हो रहा है। तो वो उसका जो मेन स्वरूप है, वो अल्टीमेटली बहुत दिनों बाद वो कुछ ना कुछ उसमें भिन्नता आ जाएगी। तो इसमें आप इतनी ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक इसको बोल नहीं सकते हैं, इतनी सत्य इसको बोल नहीं सकते हैं। तो ये एक रेलेवेंट सोर्स नहीं माना जाता है, जो मौखिक कहानियां हैं, जो ओरल ट्रेडिशन है। साथ ही साथ जो क्रिएटिव लिटरेचर है वो भी मदद करता है आपका हिस्ट्री को बताने में। तो उस टाइम का एक बड़ा फेमस नॉवेल हुआ करता था, आनंद मठ, ठीक है। इसमें वंदे मातरम हमें यहाँ से मिलता है। 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये लिखा गया था। सन्यासी रेबेलियन के बारे में इसमें बताया गया है पूरा, जो सन्यासी रेबेलियन हुआ था, ठीक है, सन्यासी विद्रोह। और साथ ही साथ पेंटिंग जो थी, पेंटिंग भी उस टाइम की परिस्थितियां बयां करती हैं। तो एक पेंटिंग हुआ करती थी पटना कालम नाम की, ठीक है, इसको अंग्रेजों का पेट्रोनेज मिला था। तो ये काफी फेमस पेंटिंग हुआ करती थी उस टाइम की, और उस टाइम की परिस्थितियों के बारे में बताती है और हिस्ट्री में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करती है हिस्ट्री को बयां करने में। आप देखिए, पहला चैप्टर हमारा समाप्त हो गया इसी के संग। अब हम आते हैं दूसरे चैप्टर पे। दूसरा चैप्टर के बारे में हमने अभी स्टार्टिंग में देखा ही था, मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। पास्ट इवेंट क्या है? हिस्ट्री। जो पास्ट में इवेंट हो गए सारे, वो क्या है? हिस्ट्री। जो भूतकाल में घटनाएं हुई हैं, वो सब क्या है? हिस्ट्री। अभी अलग अलग लेखक आते हैं, उन घटनाओं को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अलग अलग वे में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है? अलग अलग व्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उनका अपना अपना एक अलग नजरिया होता है जो वो पब्लिक को दिखाना चाहते हैं, तो उनको बोलते हैं अप्रोच, ठीक है। तो उन नजरियों को ही हम पढ़ते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं अप्रोच। अब मान लीजिए एक लेखक ए है, एक बी है, एक सी है। इसने भी हिस्ट्री लिखी, इसने भी हिस्ट्री की कोई बुक लिखी, इसने भी कोई अपनी बुक लिखी है, ठीक है। तो अब इन तीनों का नजरिया अलग अलग है, तो इन नजरियों का हम अध्ययन करते हैं और उनको फिर डिवाइड करते हैं कि ये इस अप्रोच का है, ये इस अप्रोच का, ये तो ये अलग अलग अप्रोच हैं, ठीक है। अप्रोच क्या होते हैं? मतलब जो व्यूज होते हैं, ठीक है, जो व्यूज होते हैं ऑथर के, जो हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है ऑथर, उसके। अभी मैं आपको अंतर बताऊंगा। एक वर्ड होता है हिस्ट्री और एक होता है हिस्टीरियोग्राफी, ठीक है। उसमें मैं अंतर स्पष्ट करूंगा आपको। तो देखिए, हिस्टीरियोग्राफी क्या होती है? द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, ऐतिहासिक व्याख्या का अध्ययन। अब मान लीजिए कोई ऑथर है, उसने एक बुक लिखी, अब उसने हिस्ट्री का उसमें जिक्र किया है, तो हमें उसके अप्रोच के बारे में पढ़ना है कि इसका अप्रोच कौन सा है, मतलब किस अप्रोच से इसने जो है ये बुक लिखी है, इसका व्यू क्या है। तो उस अप्रोच को हमें निकालना होता है, तो वही को बोलते हैं स्टीरियोग्राफी। मतलब उसने जो था हिस्ट्री की बुक लिखी, अभी उसकी बुक का विश्लेषण हम करते हैं, एनालिसिस हम करते हैं, और फिर निकालते हैं कि इस बुक का अप्रोच क्या है, इसने किस अप्रोच से ये बुक लिखी है, इसने किसको हीरो बनाया है, किसको विलन बनाया है, ठीक है। जैसे अगर अंग्रेजों को विलन बना दिया तो वो कॉलोनियल अप्रोच हो गया, अगर इंडियंस को हीरो बनाया है तो वो हो गया नेशनलिस्ट अप्रोच, ठीक है। और दोनों को क्रिटिसाइज किया है, मतलब तो वो हो गया मार्क्सिस्ट अप्रोच, ठीक है। तो इस तरह से जो थी, ये होता है हिस्टीरियोग्राफी। अब देखिए, हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री होती है रिकॉर्ड ऑफ पास्ट, ठीक है। कोई भी जो पास्ट में इवेंट हुए होते हैं उनका रिकॉर्ड होता है। और हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है? स्टडी हाउ हिस्ट्री इज एनालाइज, रिटन एंड प्रेजेंटेड, कि कैसे हिस्ट्री को प्रेजेंट किया गया है, कैसे उसका विश्लेषण किया गया है, ठीक है, और कैसे उसको लिखा गया है। ये सब का अध्ययन करना कहलाता है हिस्टीरियोग्राफी, ठीक है। हिस्ट्री किसी ने लिख दी, अभी हम उस लिखी हुई हिस्ट्री को विश्लेषण कर रहे हैं कि इसने किस व्यू में लिखी है, किसने, ठीक है, किस व्यू में लिखी है, कैसा इसका व्यू है, किसको इसने हीरो बनाया, किसको विलन बनाया,
ठीक है, और कैसी कंडीशंस को बताया इसने। अब अगर उसमें वुमेन्स विमेन्स का ज्यादा जिक्र किया गया है तो उसका फेमिनिस्ट अप्रोच हो गया, और आपका अगर उसमें पीजेंट्स का ज्यादा जिक्र किया गया है और तो आपका उसमें वाला अप्रोच हो गया, सवेल्टन अप्रोच हो गया। तो अलग अलग अप्रोचेस के बारे में हमें पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है कॉलोनियल अप्रोच। अप्रोच या हिस्टोग्राफी लगभग लगभग बात एक ही है। औपनिवेशिक उपागम मतलब दृष्टिकोण। अप्रोच और हिस्टोग्राफी लगभग लगभग मिलते जुलते वर्ड हैं यहाँ पे इस रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि हिस्टोग्राफी क्या है? अध्ययन। मतलब हमें अप्रोच निकालना होता है ऑथर का, कि ऑथर ने बुक लिखी उसका अप्रोच क्या है। समझ गए मेरी बात? अब देखिए इसमें इस अप्रोच में क्या हुआ है, जो वेस्टर्न कल्चर है उसको प्रेस किया गया है, जो ब्रिटिशर्स हैं उनका महिमा मंडन किया गया है कि ये बहुत जो थे अच्छे थे, और इन्होंने जो था, जो इंडियन सोसाइटी थी बहुत पिछड़ी हुई थी उसको जो था अपलिफ्ट किया है, वहां तमाम जो थे डेवलपमेंट्स किए हैं, उनको पढ़ना सिखाया है। वो शिक्षा नहीं जानते थे, वहां अंग्रेजी नहीं जानते थे वो लोग, तो एक प्रकार से जो था ब्रिटिशर्स की बहुत ज्यादा यहाँ पे महिमा मंडन किया गया है, बहुत ज्यादा तारीफ की गई है, उनको ग्लोरीफाई किया गया है और इंडियंस को क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है, क्यों यहाँ पे बोला गया है कि जो गोरे थे वो पूरा सुपीरियर थे और उनपे एक जिम्मेदारी थी, जो ब्लैक्स हैं जो उनको जो था उनको एक प्रकार से वो जो थे जो ब्रिटिशर्स थे वो एकदम से सुपीरियर थे, और उनकी ये जिम्मेदारी थी कि इनको सिविलाइज बनाए, और जो लोग थे जो ब्लैक थे उनको सिविलाइज बनाने की, जो अफ्रीका में कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, जो इंडिया में एशिया में कॉलोनीज थी, तो वहां के लोगों को सिविलाइज बनाना उनकी जिम्मेदारी थी। जो व्हाइट वो लोग थे, जो गोरे लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, तो उनका एकदम महिमा मंडन किया है, ग्लोरीफाई किया गया है, और बोला गया है कि इन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है, इनके बिना वो कुछ नहीं होते। जो आज हम लोग जो चीजें देख रहे हैं वो इन्हीं की वजह से थी। ये रेलवे लाए थे, ये तमाम नेटवर्क लाए, ये कम्युनिकेशन इन्होंने डेवलप किया, ट्रांसपोर्ट डेवलप किया, ये तमाम चीजें बताई गई। अब ये हालांकि वो बात सत्य नहीं है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो इंडिया का वर्ल्ड की जीडीपी में 20% से ज्यादा भाग था, लेकिन जब जब वो गए वो 4% से भी कम रह गया। तो इतना ज्यादा उन्होंने जो था शोषण किया, आर्थिक शोषण। अब जब यहाँ पे वो रहते थे तो अपने लिए उन्होंने डेवलपमेंट किया, तो इसको उन्होंने एकदम पॉजिटिव वे में देखा इंडियंस के लिए कि ये इन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है। खैर वो बात अलग है, वो उनका अप्रोच है जो उन्होंने लिखा है। तो इसके एक ऑथर जेम्स मिल हैं, उन्होंने अपनी जो बुक है, जो उन्होंने हिस्ट्री लिखी है, हिस्ट्री को बयां किया है, वो इस अप्रोच के थ्रू किया है, कॉलोनियल अप्रोच के थ्रू, औपनिवेशिक उपागम के थ्रू। अब जो सेकंड अप्रोच है वो है राष्ट्रवादी उपागम, नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी अप्रोच। इसमें जो क्या है, इसमें जो ब्रिटिशर्स हैं उनको क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक विरोधी है जो कॉलोनियल अप्रोच है उसका। कौन सा? नेशनलिस्टिक अप्रोच जो है सेम बिल्कुल विरोधी है। इसमें ब्रिटिशर्स को जो है एक तरीके से पूरा का पूरा क्रिटिसाइज किया गया है, उनकी नीतियों को और उनकी जो शोषणों के बारे में बताया गया है, कैसे कैसे उन्होंने शोषण किया, कैसे एक्सप्लॉइट किया इंडियन कल्चर को, इंडियन ट्रेडिशन को और इंडियन जो थी इकोनॉमी को। इन्होंने बताया है कि जो नेशनल मूवमेंट था वो इंडियन पीपल का मूवमेंट था, मतलब हर इंडियन उसमें पार्टिसिपेट किया है, कोई भी इंडियन उससे अछूता नहीं रह गया। और जो था एक नेशनलिस्ट जो थी एक भावना सब में जागृत हुई, और उन्होंने सबने मिलकर जो थे नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाए अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, और ये जो कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी उसका एक प्रकार से बिल्कुल ये विरोध में खड़े हुआ था, कन्फ्रंटेशन में खड़ा हुआ था, पूरा टकराव था। ठीक है, तो ये सब बातें बताई गई हैं। अब जो थर्ड है वो है मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है उसने जो नेशनलिस्ट अप्रोच है और जो कॉलोनियल अप्रोच है दोनों को क्रिटिसाइज किया है। उसने बोला है जो कॉलोनियल अप्रोच है उसमें जो था क्रिटिसाइज करते हुए बोला है कि जो
औपनिवेशिक स्वामी थे, जो कॉलोनियल मास्टर्स थे, और जो इंडियंस थे उनके बीच जो था कॉन्ट्राडिक्शन था, ठीक है, उनके जो हितों को लेकर वो अपने हितों की पूर्ति कर रहे थे और इंडियंस के हितों की को वो जो था उपेक्षा कर रहे थे, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने जो नेशनलिस्ट अप्रोच है उसकी उसको भी क्रिटिसाइज किया, ये कह के कि अंदर जो इंडियंस थे उनमें भी एक प्रकार का कंफ्लिक्ट लगा रहता था अलग अलग सेक्शंस में, क्योंकि सोसाइटी में अलग अलग वर्ग होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, एक पीजेंट्स का वर्ग होता है, एक कुलीन वर्ग का होता है, एक मध्यम वर्ग होता है, तमाम वर्ग होते हैं। तो उनमें अपने अपने हितों के लिए अंदर आंतरिक कलह थी, ठीक है, एक अंतर विरोध था। वो ये नहीं था कि पूरा एकदम संघ में मिलके एकदम नेशनलिस्ट अप्रोच था, सब कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे। उनमें अपने हितों के लिए भी अंदर ही अंदर कन्फ्लिक्ट था। साथ ही साथ जो था ब्रिटिश में और इंडियंस में तो कन्फ्लिक्ट था ही, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन था ही। साथ ही साथ जो इंडियंस हैं उनमें अलग अलग सेक्शन थे, उनमें भी कन्फ्लिक्ट था। तो ये बताया गया है मार्क्सिस्ट अप्रोच में। मतलब उन्होंने दोनों जो हमने अप्रोच पढ़े कौन से, कॉलोनियल अप्रोच और ये वाला जो नेशनलिस्ट अप्रोच है, उसको क्रिटिसाइज किया कुछ हद तक। तो इसके आरपी दत्त और ए आर देसाई जो थे वो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं इंडिया में। अब बात कर लेते हैं सबाल्टर्न अप्रोच की, अधीनस्थ उपाश्रित उपागम। तो इसके जो थे रंजीत गुहा जो है इसी प्रकार के अप्रोच से बिलोंग करते हैं, इसी प्रकार के स्कूल से बिलोंग करते हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि जो हिस्ट्री की घटनाएं थी उसमें ज्यादा महत्व किसको दिया गया है, एलाइट वर्ग को, जो अमीर कुलीन वर्ग है उसको महत्व दिया गया है। आप देख भी लीजिए, बात कुछ हद तक सही भी है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसमें ज्यादातर जो थे एलिट वर्ग के लोग थे, पढ़े लिखे कुलीन, क्योंकि बहुत कम रिप्रेजेंटेशन था, बहुत ना के बराबर, शायद था ही नहीं बिल्कुल, जो गरीब लोग हैं या पीजेंट लोग हैं, ठीक है, या अधीनस्थ उपाश्रित लोग जो हैं उनका। तो इन्होंने वही बताया है कि उनका रोल बहुत कम था और जो कॉमन मास है, जो गरीब जन है, उनको जो था बहुत हद तक निग्लेक्ट किया गया था। सारा महिमा मंडन जो है इंडियन हिस्टोग्राफी में जो है, इंडियन हिस्ट्री में पूरा एलिट जो वर्ग है उसका किया गया है, जो एलिट जो अमीर कुलीन वर्ग है। अब कम्युनलिस्ट अप्रोच के बारे में बात कर लेते हैं। संप्रदायवादी उपागम, इसमें जो था बात की गई है हिंदू और मुस्लिम के कन्फ्लिक्ट के बारे में। दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट थे और दोनों के हित अलग अलग थे। हिंदुओं का हित जो था मुस्लिमों से नहीं मिलता था, दोनों के विचारधारा व्यूज दोनों के अलग अलग थे। तो ये इस अप्रोच के थ्रू हिस्ट्री को लिखा गया है, जो कम्युनलिस्ट अप्रोच है उसमें। जो भी ऑथर थे जिसने बुक लिखी है तो उसने इस कन्फ्लिक्ट के बारे में लिखा है, हिंदू और मुस्लिम के कन्फ्लिक्ट के बारे में, ठीक है। अब कैम्ब्रिज स्कूल है, अभी ये तो थोड़ा थोड़ा ब्रिटिशर्स के बारे में ही लिखेगा, ब्रिटिश। तो वही चीज इसने करी है कि इसने जो था इंडियंस को क्रिटिसाइज किया। इसने बोला है कि जो ब्रिटिशर्स आए थे, उनसे लाभ प्राप्त करने के लिए जो भारतीय थे आपस में लड़ मड़ रहे थे, सही है, उनके बीच संघर्ष हो रहा था पदवी प्राप्त करने के लिए। तो ये जो था किसका अप्रोच है, कौन सा है, कैम्ब्रिज स्कूल, ठीक है। कैम्ब्रिज स्कूल का व्यू ये है कि कन्फ्लिक्ट था इंडियंस में। क्यों था कन्फ्लिक्ट, क्योंकि उस बेनिफिट को लेके जो ब्रिटिश रूलर दे रहे थे, ठीक है, एक दूसरे को जो थे वो गिराना चाह रहे थे इंडियंस ही आपस में। अब लिबरल और न्यू लिबरल इंटरप्रिटेशन की बात कर लेते हैं। उदार और नव उदारवादी, इसने बोला है कि जो कॉलोनीज थी ब्रिटिश की, तो उनसे ब्रिटेन को काफी हद तक नुकसान हुआ है। जो अंग्रेज हैं उनको काफी हद तक नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने सारा पैसा, सारा इन्वेस्टमेंट और जो काफी सारे रिसोर्सेस थे वो वहां पे अप्लाई कर दिए। कहाँ पे, जो कॉलोनीज थी, और वहां पे सारा जो था डेवलपमेंट में जो था सारा पैसा इन्वेस्टमेंट लगा दिया। और जो अपनी जो उनका जो नेटिव जगह थी, जो जहाँ के वो रहने वाले थे ब्रिटेन के, वहां पे उस लैंड पे जो था काफी डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इतना कॉलोनीज को डेवलपमेंट करने के चक्कर में तो ब्रिटेन को लाभ नहीं हुआ अल्टीमेटली। अगर वो पैसा सब अपने क्षेत्र में ही लगाते तो बहुत ज्यादा लाभ होता और बहुत इकोनॉमी फ्लोरिश करती, सब कुछ होता। लेकिन उस हिसाब से कॉलोनीज को डेवलप करने में सारा पैसा वेस्ट हो गया और ब्रिटेन को नुकसान हुआ इससे। तो ये बोला गया है इसमें। अब फेमिनिस्ट अप्रोच की बात कर लेते हैं, नारीवादी उपागम की। तो इसमें जो था उन क्षेत्रों के बारे में बात की गई है जिसने महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया,
जो महिलाओं के मोमेंट्स के बारे में बात की गई है, और जो महिलाओं की उपेक्षा की उन क्षेत्रों में बात की गई है। ये सब के मतलब महिलाओं से संबंधित जो है व्यूज ये अप्रोच देता है अपना, ठीक है, फेमिनिस्ट अप्रोच, नारीवादी उपागम।